100 एकड़ जमीन और 1 बीघा में कोठी थी। उसके पास 50 भैंसें थीं। धीरज सेठ खेती किसानी के साथ साथ दूध भी बेचता था। उसके गांव में मिठाई और कपड़ों की दुकान भी थी। वो लोगों को कर्ज देकर ब्याज भी वसूलता था। धीरज सेठ के यहाँ कई नौकर काम करते थे। उसका एक पुराना नौकर था रामू। रामू भैंसों का दूध दूहने से लेकर धीरज सेठ की कमाई का हिसाब किताब रखने तक का काम किया करता था। रामू, आज बेटी को देखने वाले आ रहे हैं। बाजार जा और हर तरह के फल और सब्जी लेकर आ। ध्यान रहे, सारा माल एक नंबर क्वालिटी का होना चाहिए। कोई भी फल या सब्जी खराब निकली तो तेरी तनख्वाह से पैसे काटूंगा। आप चिंता ना करें मालिक, सारा माल एकदम चकाचक लेकर आऊंगा। रामू मंडी गया और उसने धीरज सेठ का बताया सारा सामान खरीद लिया। अमरूद तो बहुत अच्छे हैं, आधा किलो कोमल के लिए भी खरीद लेता हूँ। रामू सारा सामान लेकर धीरज सेठ की कोठी पर पहुँचा। मालिक, ये रहा सारा सामान। और वो तेरे हाथ में क्या है? क्या तूने वो अमरूद अपने खाने के लिए निकाले हैं? नहीं मालिक, ये तो मैं अपनी बिटिया कोमल के लिए खरीद कर लाया हूँ। तू जहाँ भी जाएगा बीच में अपने काम को भी जरूर निपटा के आएगा। इन अमरूदों को खरीदने के लिए पैसे तो मेरे ही खर्च किए होंगे। नहीं मालिक, मैंने अपने पैसों से खरीदे हैं, आपके पैसे मैंने खर्च नहीं किए हैं। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मेहमानों के जाने के बाद जो फल बचे हैं तो तू वो अपने घर भी लेके जाना। मैंने किसी भी चीज के लिए कभी मना किया है क्या? नहीं मालिक, आप तो बहुत नेक दिल इंसान हैं। धीरज सेठ अंदर से बेहद कंजूस था, लेकिन बाहर रहम दिल होने का दिखावा करता था। रामू को भी उसकी तारीफ करनी पड़ती, क्योंकि धीरज सेठ को अपनी तारीफ बेहद पसंद थी, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो। धीरज सेठ रात तक नौकरों को किसी न किसी काम में उलझाए रखता था, लेकिन जैसे ही उसके घर खाना बनना शुरू होता वो नौकरों को भगा देता, ताकि कहीं किसी नौकर को खाना न खिलाना पड़ जाए। रामू, तूने दूध दूध कर रख दिया? जी मालिक, रख दिया। ठीक है, अब जाओ, कल सुबह जल्दी आ जाना। रामू अमरूद लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी बेटी कोमल डिटर्जेंट के घोल से बुलबुलें बनाकर छोड़ रही थी। उसके आसपास के बच्चे उन बुलबुलों को अपने हाथ से पकड़ रहे थे। कोमल, आज क्या सारा निरमा खत्म कर देगी? फिर तेरी माँ कपड़े किससे धोएगी? निरमा मैं अपनी दोस्त से मांग कर लाई हूँ। मम्मी ने मेरी वजह से निरमा छुपा कर रख दिया है। जैसी तू वैसी तेरी माँ। ये ले, मैं तेरे लिए अमरूद लेकर आया हूँ। मम्मी, अमरूद खाओगी क्या? पापा लेकर आए हैं। मुझे नहीं खाने अमरूद। इसे खिला खिला कर मोटा ही करते रहोगे, या इसके लिए कोई लड़का भी ढूंढोगे? तुम्हारी उम्र भी बीती जा रही है, अब जरा अपनी जिम्मेदारियों की फिक्र करो। तुम इतना बोझ अपने सर पे महसूस क्यों करती हो? दुनिया में क्या सारे काम आदमी से ही करने से होते हैं? करने वाला तो भगवान ही है। अब उसने जन्म दिया है तो आगे का इंतजाम भी वही करेगा। धीरज सेठ ने तो अपनी लड़की का रिश्ता पक्का कर दिया। तुम उनसे ही कहकर देखो, वो तो दूर दूर तक के गांव के लोगों को जानते हैं। हो सकता है वही कोई रिश्ता बता दे। मम्मी, तुम हर बात पे धीरज सेठ की मदद क्यों लेती हो? जब भी कोई काम पड़ता है बस धीरज सेठ याद आ जाते हैं। छोटे छोटे कामों के लिए धीरज सेठ पर मुनहसिर होकर पूरा गांव उनका गुलाम हो गया है। तू धीरे बोल बेटी, किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। जो कुछ भी है हमारे पास धीरज सेठ की नौकरी के बदौलत ही है। तो वो काम भी तो पूरा लेते हैं आपसे। काम के बदले पैसे तो देने ही होंगे ना, वरना उनके यहाँ काम कौन करेगा? इसकी जुबान तो कैंची की तरह चलने लगी है। कोई इसकी बातें सुन ले तो हम गाँव में रहने लायक नहीं रह जाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ जल्दी से इसके हाथ पीले कर दो। घर पर कोई काम तो करती नहीं, बस बुलबुलें बनाने में लगी रहती है। गांव में दुर्गा माता का एक बहुत बड़ा मंदिर था। कोमल रोज सुबह वहां पर पूजा करने जाती थी। उसी वक्त धीरज सेठ की बेटी कामिनी भी आ जाती थी। एक दिन कामिनी की कोमल से मुलाकात हो गई। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। और सुनाओ कोमल, क्या चल रहा है? ये बोरिंग सवाल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ और क्या। तुम्हारी जुबान तो उतनी ही तीखी है जितनी बचपन में थी। मेरी शादी तय हो गई है, लड़का बीटेक किया हुआ है। तुम्हारी शादी तय हुई है नहीं? तुम तो मुझसे 2 साल बड़ी हो। क्या ये जरूरी है कि जिसकी उम्र ज्यादा है उसकी शादी पहले हो? ऊपर वाला जब चाहेगा तब मेरी शादी होगी। मेरी प्रार्थना तो देवी माँ ने सुन ली। तुम भी मन लगाकर प्रार्थना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बुलबुलों की तरह खोखली हो जाए। कोई जरूरी नहीं कि शादी के बाद इंसान खुश ही रहे।
अगर तुम्हारी सास सख्त निकली तो झापड़ मार मार कर तुमसे काम करवाएगी। लोक लाज के मारे तुम्हें घर में घुसा कर रखेगी। कहीं ऐसा ना हो कि ससुराल में तुम घर में बंद नौकरानी की तरह काम करो। कोमल कामिनी को बात सुनाकर चली गई। कामिनी जब घर पहुंची तो उसका मुंह लटका हुआ था। कामिनी ने अपने पापा धीरज सेठ से कोमल की शिकायत की। तू उदास मत हो बेटी, मैं उससे बात करता हूँ। रामू मेरे एहसानों तले दबा हुआ है, फिर भी उसकी लड़की जब बोलने पर आती है तो बिल्कुल शर्म नहीं करती। लेकिन तू धैर्य रख, इस गांव में सभी को धीरज सेठ की जरूरत पड़ती है। उस लड़की को भी पड़ेगी, कभी न कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा ही। ठीक कहा पापा, मुझे भी उस मौके का इंतजार है जब मैं कोमल को उसकी औकात दिखा सकूं। उसी वक्त रामू वहाँ आया। धीरज सेठ ने अपना गुस्सा रामू पर निकाला। तुम्हारे बेटे की जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। उसने कामिनी से बहुत बदतमीजी से बात की। क्या तुमने अपने लड़की को तमीज नहीं सिखाई? माफ करना मालिक, मैं उसे डांटूंगा। अभी वो नादान है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसकी शादी नहीं हो रही है। अगर आप कोई रिश्ता बता दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये सही मौका है उस कलमुई से बदला लेने का। इसमें रहमत की क्या बात है रामू काका? पापा जल्द से जल्द कोमल के लिए कोई रिश्ता बताएंगे। आप उसकी शादी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। उस रात जब रामू अपने घर चला गया तो कामिनी धीरज सेठ से बोली, पापा कोमल की शादी किसी ऐसे घर में कराइए जहाँ उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाए, उसकी सारी अकड़ निकल जाए और वो भिखारियों की जिंदगी बिताए। उसका इंतजाम मैं बाद में करूँगा, पहले मैं तेरी शादी अच्छे से कर दूं। धीरज सेठ ने खूब धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। पूरे गांव को दावत खिलाई। 70 तरह के पकवान बने। रामू की बीवी दावत पे पहुंची तो रामू ने उससे पूछा, कोमल कहाँ है? वो नहीं आई क्या? मैंने तो उससे बहुत कहा लेकिन वो नहीं आई। वो घर में ही आलू के पराठे बनाकर खाएगी। मैं उसके लिए खाना ले जाऊंगा। कोमल को गोलगप्पे पसंद थे। रामू ने गोलगप्पे, टिक्की, डोसा और बाकी कुछ पकवान पैक कर लिए। अरे रामू, ये सामान किसके लिए ले जा रहा है? मालिक, कोमल यहाँ नहीं आई है, उसी के लिए ले जा रहा हूँ। उसे यहाँ आने में क्या परेशानी है? आज पूरा गांव हमारी बेटी के खुशी में शामिल है। यहाँ खाना खाने की जगह नहीं है या सुरक्षा का इंतजाम नहीं है जो तुम्हारी लड़की यहाँ नहीं आई? ऐसी बात नहीं है मालिक, टीवी पर प्रोग्राम देख रही होगी, उसके मन की बात है। रामू सामान लेकर चला गया। इसकी बेटी ज्यादा ही लाड साहबनी हो गई है जो चलकर यहाँ नहीं आ सकती। देखता हूँ उसे। कामिनी की शादी का फंक्शन पूरा होने के बाद एक दिन धीरज सेठ ने रामू से कहा, तुम्हारे बेटे के लिए मैंने एक रिश्ता ढूंढा है। लड़का बिजली विभाग में प्राइवेट काम करता है। महीने में 20-25 हजार आराम से कमा लेता है। लड़के का अपना घर है, ना कोई बहन है ना कोई भाई, जो भी है उसी का है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारी उससे बात कराऊं? हाँ मालिक, जरूर कराइए। अपने बेटी के हाथ पीले करके मैं भी अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता हूँ। रामू एक दिन धीरज सेठ के साथ लड़के के घर गया। एक ही कमरे का घर था जहाँ एक तरफ लड़के की माँ की खटिया पड़ी हुई थी और दूसरी ओर सामान रखा हुआ था। ये घर आपको कुछ छोटा नहीं लग रहा मालिक? अरे शादी के बाद लड़का ढंग से कमाएगा, पैसे जमाएगा, बड़ी बड़ी जगह का भी इंतजाम कर लेगा। इतनी फिक्र क्यों करते हो? रामू ने अपने घर जाकर सारी बात अपनी बीवी और कोमल को बताई। आपने सब कुछ ठीक से देख लिया ना पापा? हाँ महारानी, सब कुछ ठीक से देख कर आए हैं। इकलौता लड़का मिल रहा है और क्या चाहिए। तेरी शादी के लिए इतने लड़के देख चुके हैं, सबकी बड़ी बड़ी मांगे थी। ये पहला लड़का मिला है जिसकी कोई डिमांड नहीं। ये हाथ से निकल गया तो बैठे रहना जिंदगी भर यहीं पर। रामू ने महीने भर के अंदर ही कोमल की शादी कर दी। कोमल जब लड़के के घर पहुंची तो उसे घर की गंदगी देखते ही उबकाई आने लगी, क्योंकि कोमल जानती थी कि अब उसे इसी घर में रहना है। कोमल ने पूरे घर की अच्छे से सफाई और धुलाई की और बेकार का सामान भंगार में बेच दिया। बहू, तूने सामान क्यों भंगार वाले को दे दिया? आपको कुछ होश है? वो सामान कब से यहाँ पड़ा पड़ा सड़ रहा था। फिर यहाँ रहने के लिए भी तो जगह चाहिए। आप इस घर में पेंट कराइए, इसका प्लास्टर जगह जगह से खराब हो रहा है। कोमल का शौहर एक नंबर का जुआरी और शराबी निकला। वो ड्यूटी से घर लौटता ही नहीं था। वो सड़क पर पड़ा रहता तो कभी किसी नाले में। यहाँ 1 महीना हो गया है, न तो कुछ खाने के लिए है और न ही मेरी जरूरत का सामान। ऊपर से उस शराबी को ढोकर लाओ।
फिर उससे कीचड़ से सने कपड़े धो। मेरी तो जिंदगी जहन्नुम हो गई है। एक दिन कोमल के घर किसी का फोन आया कि उसके पापा बीमार हैं। कोमल अपने घर पहुंची। रामू ने खटिया पकड़ ली थी। आज 5 दिन हो गए हैं, तेरे पापा जी खटिया से नहीं उठे हैं। गांव का डॉक्टर कह रहा है कि इनको टीबी की बीमारी हो गई है। इलाज के लिए शहर में किसी अच्छे अस्पताल में दिखाना होगा। लेकिन बेटी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे। तेरी शादी में खर्च करने के बाद बचे खुचे पैसे इनके इलाज में खर्च हो गए। तू अपने शौहर से मांग कर कुछ पैसों का इंतजाम कर सकती है क्या? मैं जरूर करती माँ, लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी है। क्या हुआ बेटी, तू क्यों रो रही है? उस धीरज सेठ ने हमारे साथ चालाकी की माँ। मेरा शौहर जुआरी और शराबी है, एक पैसा घर में नहीं लेकर आता। इतने दिन मैंने अपने गहने बेचकर अपना गुजारा किया है। तू एक बार धीरज सेठ की कोठी पर चली जा। अगर वो पैसे दे दे तो तेरे पापा की जान बच सकती है। मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। बेटी, अपने पापा के खातिर ऐसा कर। धीरज सेठ तेरी मजबूरी देखकर खुश होगा और तुझ पर रहम करने के लिए शायद पैसे दे दे। कोमल न चाहकर भी अपने पापा की खातिर धीरज के पास गई। वहाँ उसे कामिनी मिली। अरे कोमल, तुम कब आई? बस कल ही आई। धीरज काका हैं क्या? मुझे उनसे कुछ काम है। नहीं, पापा तो घर पर नहीं है। मेरे शौहर ने गांव में फास्ट फूड का रेस्टोरेंट शुरू किया है, इसीलिए मैं अब यहीं रहती हूँ और पापा के गैर मौजूदगी में उनका कारोबार देखती हूँ। मेरे पापा बीमार हैं। अगर तुम मुझे 20,000 दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। आज तो तुम बड़ा मीठा मीठा बोल रही हो। तुम्हारी तीखी जबान को क्या हो गया? ससुराल में रहकर कट गई क्या? कामिनी ने कोमल का खूब मजाक उड़ाया और उसे पैसा भी नहीं दिया। पापा ने शहर में एक नया प्लॉट खरीदा है, इसलिए पैसे तो अभी है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। कामिनी ने कोमल को एक डिटर्जेंट का पैकेट दिया। तुम्हें बचपन से बुलबुले उड़ाना बहुत पसंद है ना, तो ये डिटर्जेंट ले जाओ और आराम से बुलबुले बनाना। याद रहे, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटा रही। कोमल ने डिटर्जेंट फेंका नहीं, क्योंकि उसके पास कपड़े धोने के लिए भी डिटर्जेंट नहीं था। वो रोती हुई डिटर्जेंट लेकर दुर्गा माँ के मंदिर पहुँची। अब आप ही मेरी मदद कीजिए माँ, मेरे पापा को बचा लीजिए। अचानक दुर्गा माँ प्रकट हुई। तुम्हारे आंसू सच्चे हैं बेटी, इसीलिए तुम्हारी प्रार्थना भी सच्ची है। लेकिन अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। तुम इस डिटर्जेंट का घोल बनाकर बुलबुले उड़ाओ। वो बुलबुले अरक से भरे गोलगप्पों में बदल जाएंगे। उन्हें बेचकर ही तुम्हारे पापा का इलाज होगा। देवी ने डिटर्जेंट पे अपनी शक्ति डाल दी। जब ये डिटर्जेंट खत्म हो जाए तो दूसरा डिटर्जेंट मेरे सामने रख देना, उससे भी तुम गोलगप्पे बना पाओगी। कोमल ने डिटर्जेंट को एक मग्गे में घोला और चौराहे पर खड़ी होकर आवाज लगाने लगी, आइए बुलबुलों के गोलगप्पे खाइए। कुछ लोग कोमल के पास आए। कोमल ने उन्हें एक एक प्लेट पकड़ा दिए। वो स्टिक से बुलबुले उड़ाती, जो प्लेट में जाकर स्वादिष्ट अरग से बना गोलगप्पा बन जाता। कोमल के आसपास भीड़ लग गई। उसकी खूब कमाई होने लगी। कामिनी के शौहर का फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी उसी चौराहे पर था। वो भी गोलगप्पे बेचा करता था। क्योंकि कोमल सस्ते रेट में गोलगप्पे बेच रही थी, इसीलिए कामिनी के शौहर के गोलगप्पे कोई नहीं खरीद रहा था। कामिनी के शौहर ने ये बात जाकर कामिनी को बताई। उसका इलाज तो आसान है। कामिनी ने एक दिन कुछ नकाबपोश गुंडों को कोमल के पास भेजा। गुंडों ने कोमल से डिटर्जेंट छीन लिया और ले जाकर कामिनी को दे दिया। अब तुम जरा इससे बुलबुले बनाओ, मैं प्लेट लेकर सामने खड़ी रहती हूँ। कामिनी के शौहर ने जैसे ही स्टिक को डिटर्जेंट में भिगोकर फूंक मारी, स्टिक से आग की चिंगारियाँ निकली। कामिनी का पूरा चेहरा जलकर काला हो गया। वो रोती चिल्लाती कोमल के पास पहुँची। कोमल, मुझे माफ कर दो, मैंने ही गुंडों को तुम्हारा डिटर्जेंट छीनने के लिए भेजा था। लेकिन देखो ना, इस डिटर्जेंट से मेरा क्या हाल हो गया। तुम कुछ भी करो, मेरा चेहरा ठीक कर दो, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं ठीक नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ दुर्गा माँ के मंदिर चलो। दुर्गा माँ प्रकट हुई और उन्होंने कामिनी से कहा, मैं तुम्हारा चेहरा एक ही शर्त पर ठीक करूंगी कि तुम कभी कोमल की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ माँ, मैं कोमल का कभी बुरा नहीं चाहूंगी, बस आप मेरा चेहरा ठीक कर दो। दुर्गा माँ ने कामिनी का चेहरा ठीक कर दिया। कोमल बुलबुलों के गोलगप्पे को बेचकर बहुत रईस हो गई। उसने अपने पापा का इलाज कर लिया और एक अच्छे घर में शादी भी कर ली। मैंने कहा था ना, हमारे गोलगप्पे का कारोबार इतना चलेगा कि आप देखते रह जाएंगे। हाँ सुमन, आज तुम्हारी बदौलत हम इस गरीबी से उभर पाए हैं, वरना ना जाने हमारा क्या होता। बात उस समय की है जब सोनू और सुमन नाम के मियाँ बीवी रामनगर के एक घर में रहा करते थे।
सोनू कारखाने में काम किया करता था और सुमन उसके लिए दोपहर का खाना बना कर देती थी। सोनू बहुत कामकाजी था। तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तू तो इस कंपनी को अपना मानने लगा है। भाभी ने इतना अच्छा खाना बना कर दिया है और तूने उसे ऐसे ही रखा है। जल्दी से टिफिन खोल, मुझे भूख लगी है। जल्दी बता क्या लेकर आया है? अबे मुझसे ज्यादा जल्दी तो तुझे रहती है खाना खाने की। अभी तो लंच ब्रेक हुआ है, रुक जा। अरे भाई लंच ब्रेक हुआ है तो जल्दी चलना और मेरे लिए भी टिफिन खोल। मुझे जल्दी से भाभी के हाथ का खाना खाना है। अरे भाई ठीक है, थोड़ा सब्र तो कर, हाथ मुंह तो धोकर आऊं। सोनू और आकाश हाथ मुंह धोकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। मिल बांटकर दोनों लोग खाना खाते हैं। उसके बाद दोनों लोग काम करते हैं। शाम को जब फुर्सत मिलती है तो आकाश सोनू से कहता है, अरे यार सोनू, आज का दिन कैसा रहा तेरा? अरे हमेशा की तरह ही रहा, कुछ खास नहीं था यार। अरे खास बात तो मैं तुझे बताता हूँ। क्या बात है? तू इतना परेशान क्यों है? अरे यार, जब मैं लंच के वक्त बॉस के केबिन की तरफ गया तो मैंने सुना कि... अबे क्या सुन लिया तूने? क्या बॉस तेरी शिकायत कर रहा था जो परेशान हो रहा है तू? अरे शिकायत विकायत की बात नहीं है, पर मैंने बॉस को कहते हुए सुना था कि कंपनी घाटे में जा रही है, इसलिए कह रहा था कि फैक्ट्री में मुलाजिमों को कम कर देना है और ये सिलसिला कल से ही शुरू होगा। अभी क्या बात कर रहा है? अरे ऐसा हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता यार, हमारी रोजी रोटी तो इसी फैक्ट्री से चलती है। इसके अलावा हमें कोई काम भी नहीं आता। जब से काम करना सीखा है तो इसी फैक्ट्री में काम किया है। हाँ यार, यही फिक्र तो मुझे भी हो रही है। अब करें तो क्या करें? आकाश और सोनू इसी चिंता में जा रहे थे। सोनू ने आकाश को अपने घर पर थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। तभी वहाँ पर आकाश की बीवी पूजा भी आ गई। अरे पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम आ सकते हो तो मैं भी आ सकती हूँ। सुमन भाभी ने बुलाया है, कह रही थी गोलगप्पे बना रही हूँ, खाने आ जाना। ठीक हुआ तुम दोनों भी आ गए, मैं तुम दोनों के लिए गोलगप्पे लेकर आती हूँ। पूजा और सुमन आकाश और सोनू के लिए गोलगप्पे लेकर आती हैं। सुमन बहुत ही लजीज गोलगप्पे बनाती थी। उसके गोलगप्पे आकाश और सोनू दोनों को बहुत पसंद आते थे। सोनू उससे अक्सर गोलगप्पे बनवाता रहता था। अरे भाभी, खाना तो अच्छा बनाती ही हो और गोलगप्पे तो उससे भी अच्छा बनाती हो। इन गोलगप्पों में तो सच में करिश्मा है, कितना भी खाओ दिल नहीं भरता। अरे सच कह रहा है ये, सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम जो गोलगप्पे बनाती हो इतने बड़े होते हैं कि 3 गोलगप्पे में ही पेट भर जाता है। तुम्हारे हाथ के गोलगप्पे खाकर तो हम अपनी सारी परेशानी भूल जाते हैं। परेशानी? कैसी परेशानी? कौन सी परेशानी की बात कर रहे हो तुम? खैरियत तो है ना? अरे सोनू, क्यों भाभी को परेशान कर रहा है? चुप हो जा यार। नहीं, मैं जानती हूँ कि आप दोनों को क्या परेशानी है। आज आप दोनों खामोश लग रहे हैं जब से कारखाने से आए हैं। आकाश और सोनू अपनी बीवियों को ना चाहते हुए भी परेशानी बताने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो अपनी बीवियों को सारी बातें बता देते हैं, जिसकी वजह से दोनों की बीवियां भी परेशान हो जाती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वाकई वो कारखाना बंद हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? आपका तो काम भी छूट गया है, धीरे धीरे रसद भी खत्म हो रहा है। हाँ, मैं काम की तलाश तो कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, कोई काम ही नहीं मिल रहा है। अगर कोई काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा? सुमन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। कुछ नहीं है खाने के लिए, बस 4 गोलगप्पे रखे हैं और थोड़ा सा पानी है। चलो तो उन्हीं को ले आओ, 2 तुम खा लेना, 2 मैं खा लूँगा। अब कल की कल सोचेंगे। सोनू और सुमन दोनों गोलगप्पे खाते हैं और आने वाले दिन के बारे में सोचने लगते हैं। तभी सुमन खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? तुम गोलगप्पे खाते खाते खड़ी क्यों हो गई? अगर आपको ठीक लगे तो मेरे मन में एक ख्याल आया है। कैसा ख्याल? आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं गोलगप्पे लजीज बनाती हूँ, तो क्यों न मैं गोलगप्पे बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दूं। वैसे तरकीब तो तुम्हारी अच्छी है। गोलगप्पे खाना तो हर कोई पसंद करता है, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप फिक्र क्यों करते हो? आपने मेरे कानों के लिए बालियां बनवाई थी ना, वो किस दिन काम आएंगी? नहीं नहीं, तुम्हारे गहने में नहीं बेच सकता। जेवरात बुरे वक्त में काम आते हैं।
जब खाने के लिए खाना नहीं बचा है तो इन जेवरों का क्या करूँगी मैं? सुमन और सोनू बालियाँ बेचकर गोलगप्पे बनाने का सामान ले आते हैं और सुमन अपने हाथों से गोलगप्पे बनाकर तैयार करती है। सोनू और सुमन उन गोलगप्पों को बेचने के लिए बाजार के लिए निकलते हैं। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे, तीखे मीठे गोलगप्पे, जायकेदार लजीज गोलगप्पे, आइए आइए, एक बार खाओगे बार बार आओगे। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे। बाजार में बहुत सारे गोलगप्पे वाले थे, इसलिए उनके पास कोई भी गोलगप्पे खाने नहीं आता, जिसकी वजह से 3 दिन तक उनके गोलगप्पे नहीं बिकते हैं। अरे यहाँ बाजार में हर तीसरी दुकान गोलगप्पे की है, हमारे गोलगप्पे तो बिक ही नहीं रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये कारोबार करके भी कोई फायदा नहीं होगा। मैंने इतने प्यार से गोलगप्पे बनाए और कोई खाने आ ही नहीं रहा है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? सोनू और सुमन वहीं पर मायूस होकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर दुकान के बाहर एक बोर्ड पर पड़ती है। सुनिए जी, गौर कीजिए, इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? दुकानदार की स्कीम लिखी हुई है। अगर हम भी अपने गोलगप्पे की दुकान पर पेशकश चालू करें तो हो सकते हैं हमारे गोलगप्पे भी बिकने शुरू हो जाए। जब तक लोगों को हमारे गोलगप्पे का स्वाद ही नहीं पता चलेगा तो वो खरीदार कैसे बनेंगे? मैं कुछ समझा नहीं। सुमन सोनू को सारी बात बताती है और सोनू कहीं से थोड़ा सा सामान लाकर सुमन को देता है। सुमन एक गोलगप्पे को बाहुबली गोलगप्पे का आकार देती है। अरे ये तो तुमने सच में एक बाहुबली गोलगप्पा बना दिया। अब तो इस गोलगप्पे को खाने के लिए हमारे पास हर कोई आएगा। इस बाहुबली गोलगप्पे के साथ मैंने एक बंदिश रखी है कि जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसको 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। सोनू जोर जोर से अपनी पेशकश को बाजार में सबको सुनाता है, जिसकी वजह से उसके बाहुबली गोलगप्पे को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हाँ तो भाइयों सुनिए, जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसे 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। इस मुकाबले में जो जो हिस्सा लेना चाहता है वो इस तरफ आ जाए। ये बाहुबली गोलगप्पा जो खाएगा वो बाहुबली कहलाएगा। हाँ। सोनू के इस तरह से कहने पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और 2 लोग आपस में गोलगप्पा खाने की होड़ लगाते हैं, पर वो हार जाते हैं। उनकी देखा देखी उस बाहुबली गोलगप्पे को खाने के लिए और लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। अरे भाई, आपके यहाँ के गोलगप्पे बहुत लजीज हैं। हालांकि हम इस मुकाबले को जीते नहीं हैं, मगर फिर भी बहुत मजा आया बाहुबली गोलगप्पे खाने में। अरे यार सच में ये जनरल गोलगप्पे खा खा कर हम तो ऊब गए थे। अब ये बाहुबली गोलगप्पा बाजार में आया है, इसको तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे जनाब, खाकर देखिए, बाजार में सबसे अच्छा गोलगप्पा यही है। एक बार खाओगे तो बार बार यहीं पर खाने आओगे। क्या कह रहे हो जनाब? क्या ये गोलगप्पे सच में अच्छे हैं? अरे अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो खाकर देख लीजिए। जीत गए तो 100 रुपए इनाम है। सभी भीड़ में बाहुबली गोलगप्पे के बारे में चर्चा करते हैं और बाजार के सभी लोग सुमन की दुकान पर गोलगप्पा खाने का मुकाबला करने आ जाते हैं। उनकी दुकान अब बाहुबली गोलगप्पे के नाम से मशहूर होने लगी थी। उसी बाजार में एक नत्थू पहलवान नाम का आदमी रहता था, जो सभी के गोलगप्पे मुफ्त में खाता था। वो सुमन की दुकान पर भी गोलगप्पे खाने के लिए आ जाता है। अरे ओ, नई नई दुकान खुली है, चल जल्दी से 5 प्लेट गोलगप्पे बना दे। जनाब गोलगप्पे तो मैं बना दूंगा, मगर हमारे यहाँ का बाहुबली गोलगप्पा खाकर बताइए। अगर आप ये गोलगप्पा खा लिए तो हम आपको साल भर फ्री गोलगप्पे खिलाएंगे। अरे बस इतनी सी बात है, तो चल एक काम कर, इस शर्त में एक चीज और जोड़ ले। एक नहीं, मैं 5 बाहुबली गोलगप्पे खाकर दिखाऊंगा, समझ गया? अगर आप ये गोलगप्पा नहीं खा पाए तो आपको मुफ्त में खाने की आदत को छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, हमें मंजूर है,
नत्थू पहलवान के सामने 5 बाहुबली गोलगप्पे रख दिए जाते हैं और नत्थू पहलवान बाहुबली गोलगप्पे खाने की जद्दोजहद करता है, लेकिन वो उसमें हार जाता है और वो अपनी शर्त के अनुसार मुफ्त में गोलगप्पे खाना छोड़ देता है। सभी सोनू को शुक्रिया कहते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। साबरमती नदी के किनारे एक बहुत बड़ा गांव बसा हुआ है। गांधी जी की याद में यहाँ के लोगों ने इस गांव का नाम गांधीनगर रखा और गांधी जी के आदर्शों पर पूरा गांव चलता है। हमारे गांधीनगर में आज भी ऐसा लगता है कि बापू आज भी हमारे साथ में ही है और जरूरत पड़ने पर हमें राह दिखाते हैं। सही कहा यार, तभी तो आज भी यहाँ पर लोगों के दिल में इंसानियत बची हुई है और जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है तो कई लोग एक साथ उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। यही तो बापू ने सिखाया था हमें कि इंसानियत को कभी भी अपने अंदर से खत्म मत होने देना। बरसात का महीना शुरू होता है और तेज बारिश होने की वजह से साबरमती नदी का पानी कई गुना बढ़ जाता है। इस साल तो जबरदस्त बारिश हो रही है। अगर यही हाल रहा तो बारिश का पानी नदी में बाढ़ भी ला सकता है। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो देखा था तुमने कैसे जीना दुश्वार हो गया था, घर के अंदर तक पानी घुस गया था। गांधीनगर के लोगों को जिस बात का डर था वही हुआ। तेज बारिश की वजह से साबरमती नदी में बाढ़ आ गई और लोगों के घर में पानी घुसने लगा। लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल होने लगा। सारे रास्ते, सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। देखा, जिसका डर था आखिर वही हुआ ना। अब कैसे बरसात का मौसम बीतेगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। यार, मेरे घर पर तो राशन भी खत्म होने वाला है। बाढ़ के पानी की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। कस्बे से बाहर जाना नामुमकिन सा हो गया है। गांधीनगर में बाढ़ की वजह से शहर से सारे कनेक्शन टूट गए थे। अब लोगों के पास घर के अंदर जितना राशन और बाकी खाने पीने की चीजें बची थीं, धीरे धीरे सबका सामान खत्म होने लगा था। किशन यार, आज घर में बचा हुआ राशन खत्म हो चुका है। अगर तेरे घर में कुछ बचा है तो मुझे दे दे। मेरे घर का सारा सामान तो कल रात को ही खत्म हो चुका है। आज इसी वजह से हमने नाश्ता भी नहीं किया। इसी तरह से सभी लोगों की अब भूखों मरने की नौबत आ चुकी थी। ये बात पता चलने पर एक दूसरे गांव का लड़का प्रणव इस गांव में आकर पानी पूरी बेचने की सोचता है। वो लड़का एक नाव बनाकर यहाँ पानी पूरी बेचने आता है। आ जाओ भाइयों, पानी पूरी खा लो। 10 रुपए की 5 पानी पूरी मिलेगी। प्रणव की आवाज सुनकर कई लोग अपने घर की छत से उसको आवाज लगाते हैं और पानी पूरी देने के लिए कहते हैं। प्रणव सुनीता के घर के पास पानी पूरी देने जाता है, पर तभी पानी की एक तेज लहर आती है और उसके नाव को पलट देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा, बचाओ। पर पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। आखिरकार प्रणव बाढ़ के पानी में बहकर इस गांव से बाहर पहुंच गया और एक दरख्त के पास जाकर रुका। अरे बाप रे, आज तो मैं मर ही गया था। ये लकड़ी की नाव तो मुझे पानी पूरी नहीं बेचने देगी। अब कोई दूसरा ही तरकीब ढूंढनी होगी। प्रणव जंगल से घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर पहाड़ी के किनारे उड़ रहे बादलों पर जाती है। उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो बादलों की एक नाव बनाएगा और उस पर पानी पूरी बेचेगा, और वो बादलों के पास जाता है। क्या मैं यहाँ से कुछ बादल ले जा सकता हूँ? मुझे एक नाव की जरूरत है। हाँ, ये सारे बादल तो कुदरत के देन है। तुम इनका इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हो, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हें कभी भी इन बादलों का इस्तेमाल लालच और अपनेपन के लिए किया तो ये उल्टा तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, मैं कभी भी इनका इस्तेमाल लालच के लिए नहीं करूंगा। अब मुझे जल्दी से कुछ बादल दे दीजिए, मुझे पानी पूरी बेचने जाना है। प्रणव पहाड़ी पर उड़ रहे कुछ बादल निकालता है और उनकी नाव बनाकर उनमें पानी पूरी भरता है
और गांधीनगर के लिए निकल पड़ता है। इस बार भी तेज लहरें चल रही हैं। लहरें प्रणव की जादुई बादल की नाव से टकराती हैं, पर वो नाव को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। देखा, अब मैं इस बादल में भी पानी पूरी बेच सकता हूँ। ये लहरें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रणव फिर से पानी पूरी बेचने के लिए आवाज लगाता है। आ जाओ भाइयों, पानी पूरी खा लो, ताजी ताजी पानी पूरी है। प्रणव की आवाज सुनकर सुनीता अपनी छत पर जाती है और प्रणव को आवाज लगाती है। अरे भैया, कैसे हो आप? उस दिन तो आपकी नाव भी बह गई थी बाढ़ में। आज जरा ध्यान रखना। आप फिक्र मत कीजिए आपा, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मेरे पास